हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से है। और इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक व लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। अब यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक व लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। अब यह अनुपयुक्त प्रथा लैंगिक स्थिरता दर्शाती है, या फिर लैंगिक समता दर्शाती है, या लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाती है, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि लैंगिक सशक्तिकरण दर्शाती है। तो देखिए कि जब लड़कों को कार और यांत्रिक ब्लॉक देना, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन देना इस गलत धारणा को दर्शाता है कि कुछ खिलौने केवल एक लिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, और यह व्यवहार बिना किसी वैज्ञानिक आधार के बच्चों की पसंद और क्षमताओं के बारे में पक्षपात फैलाता है। जैसे कि लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ है कि किसी एक लिंग के प्रति अनुचित पक्षपात, जो कि यहाँ स्पष्ट है। अतः भारत का संविधान लैंगिक समानता का मौलिक अधिकार देता है, परंतु यह प्रथा उसके विपरीत लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ाती है। यानी कि यह प्रथा जो है तो लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है, जिसमें बच्चों के लिंग के अनुसार खिलौने तय किए जाते हैं, और यह एक सामाजिक निर्माण है, ना कि कोई प्राकृतिक सत्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने पर उसको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है, या फिर उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपने खुद का ध्यान भंग करता है, या उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, या उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षिका की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो जहाँ जहाँ निगेटिव ऑप्शन देखिएगा उसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया हतोत्साहित पहले वाले में, तो इसको आप काट दीजिए। सेकंड में भी हतोत्साहित है। उसके बाद कहा जा रहा है ईडी वाले ऑप्शन में कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, यानी कि शिक्षिका की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो ये भी गलत होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। अब देखिए कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे कार्य करते हैं तो कार्य करते समय स्वयं से बात करके अपने व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, और यह स्वनियमन की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इसमें देखिए कि धीरे धीरे यह बाहरी वाक आंतरिक संवाद में बदल जाती हैं। और इसमें देखिए कि जिमरमैन ने 1989 में कहा था कि स्व विनियमित अधिगम में शिक्षार्थी अधिसंज्ञानात्मक प्रेरक और व्यवहारिक रूप से सक्रिय होते हैं, और व्यक्तिगत वाक बच्चों को समस्याओं को सरल बनाने और गहन समझ विकसित करने में मदद करता है। इसलिए देखें कि शिक्षिका को उसके व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन कि छात्रों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। सेकंड देखिए कि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से छात्रों को गहन चिंतन में मदद मिलती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा कि छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्च श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य छात्रों का परीक्षण करना नहीं, बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी और गहन चिंतन को प्रोत्साहित करना है। अब ये वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा, यानी सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि छात्रों से प्रश्न पूछ के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। तो ये नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने से छात्र सक्रिय होते हैं और अपने विचारों में आश्वस्त होते हैं। जैसे कि विश्लेषणात्मक प्रश्न छात्रों को गंभीर रूप से सोचने में मदद करते हैं और अनुप्रयोग और विवेचन पर आधारित प्रश्न उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। और जब छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे बोलने और सुनने के कौशल में सुधार होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। तो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना सहायक है, या लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर आवश्यक है, या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन आवश्यक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र आवश्यक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा के लिए, तो समावेशी शिक्षा के लिए जो है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन आवश्यक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार उचित समायोजन किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके और कक्षा में शामिल हो सके। और देखिए कि लचीला पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजन ही समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, और इसमें विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, अनम्य स्कूल कैलेंडर और सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र समावेशन में बाधा डालते हैं। अतः केवल विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन ही समावेशी शिक्षा के लिए सहायक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकार किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये है डिसकैलकुलिया यानी गुणज वैकल्प, या फिर पठन वैकल्प जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, या भाषा वैकल्प जिसे हम कहते हैं डिस्फेसिया, या गति समन्वय वैकल्प जिसे हम कहते हैं डिस्प्रक्सिया। तो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकार किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये है गति समन्वय वैकल्प, यानी कि गति समन्वय वैकल्प जिसे डिस्प्रक्सिया एक अधिगम विकार है जो कि शारीरिक गति और समन्वय को प्रभावित करता है, खासकर आँख, हाथ के तालमेल, संतुलन और मैनुअल निपुणता में कठिनाई पैदा करता है। और इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखना, बटन लगाना और सकल गतिक कौशल जैसे कि दौड़ना, कूदना, ये दोनों प्रभावित होते हैं। और इसमें हाथ आँख के समन्वय की आवश्यकता वाले कार्य जैसे कि पेंसिल पकड़ना या गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गति समन्वय वैकल्प यानी कि डिस्प्रक्सिया। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दृष्टिबाधित सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए, या फिर इन छात्रों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि केवल शिक्षण विषय वस्तु के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, या डी है कि उन्हें विद्यालय के एक अलग वर्ग में रखना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं तो देख नहीं सकते हैं या कम देखते हैं, इसलिए उन्हें सीखने के लिए मौखिक और स्पर्श आधारित सहायता देनी चाहिए। और देखिए कि दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा में सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को चित्रों, ग्राफ या दृश्य सामग्री का मौखिक वर्णन करना चाहिए। इससे वे सामग्री को समझ सकते हैं और सीखने में भाग ले सकते हैं। अतः करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करने से बचना चाहिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे देखिए कि पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृत में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, या फोर्थ है कि उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। तो देखिएगा यहाँ पे कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को कहा जा रहा है किससे बचना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना और उनसे जुड़ी सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षिका को। और जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु शिक्षिका को उनके जीवन से जुड़े उदाहरण, लोकगीत और सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करना चाहिए, और उनके लिए पूरी तरह अप्रासंगिक संप्रदाय पढ़ाने से वे अलग अलग महसूस करेंगे और सीखने में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए शिक्षिका को ऐसे अप्रासंगिक विषयों से बचना चाहिए। यानी कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? तो एक शिक्षिका को बचना चाहिए उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन कि ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना, या फिर ऑटिज्म, जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना, या डिस्कैलकुलिया यानी जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देना, या ऑप्शन नंबर डी है कि वाकबाधिता यानी आकलन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? तो देखिए कि दिव्यांगता के अनुसार समावेशन नीति का चयन करना आवश्यक है और प्रत्येक विकार के लिए विशेष रणनीति होती है, जैसे कि ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, जिसको हम कहते हैं ADHD में बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, और लंबी फिल्में दिखाना अनुपयुक्त है क्योंकि इससे ध्यान भटकना है। और ऑटिज्म यानी कि स्वाधीनता से पीड़ित बच्चों को दिनचर्या और स्थिरता की आवश्यकता होती है। एक ही योजना पर कार्य करना उनके लिए सहायक है। इसलिए जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? तो वो है ऑटिज्म, जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।